नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20th सेंचुरी के एक और महान राइटर जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी को। इस वीडियो में मैं आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे, क्या इनका रियल नेम था, कहां पर ये पैदा हुए थे, ये सारी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जॉर्ज ऑरवेल जो कि हम इनका नाम जानते हैं, क्या इनका रियल नेम जॉर्ज ऑरवेल ही था या कुछ और था। सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं। देखिए, हमारे राइटर जिन्हें हम जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जानते हैं, उनका रियल नेम जॉर्ज ऑरवेल नहीं था। उनका रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर था। जॉर्ज ऑरवेल तो उनका पेन नेम था जिसके नाम से वो आगे चलकर बहुत ज्यादा फेमस हुए। इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे इनका नाम जॉर्ज ऑरवेल ही बताऊंगा। तो जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 में हुआ था और जगह का नाम था मोतिहारी। अब ये जगह बंगाल प्रेसिडेंसी में है जो कि इंडिया में ही स्थित है और उस समय पर ब्रिटिश लोगों का राज इंडिया के ऊपर चलता था। अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स की। तो इनके पेरेंट्स में से सबसे पहले इनके फादर का नाम रिचर्ड वाल्मेस्ली ब्लेयर था, जो कि एक इंडियन सिविल सर्विस में छोटे से पुलिस ऑफिसर थे और ओपीएम डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। इनकी मदर का नाम एडा मेबल ब्लेयर था। देखो, इनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी भी छोटी सी जॉब करते थे। इनकी माता के पास भी ज्यादा कुछ खास टैलेंट था नहीं। तो जो जॉर्ज ऑरवेल थे, ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक थे। इन्होंने तमाम उम्र में अपनी 2 बार शादी की थी। पहली शादी इनकी आइलिन नाम की लड़की से और दूसरी शादी इनकी सोनिया नाम की लड़की से हुई थी। इनकी एजुकेशन इटोन कॉलेज से हुई थी। तो ये थी इनके बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों को डिटेल में इनके बारे में पढ़ा देता हूं। सबसे पहले ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि जॉर्ज ऑरवेल इनका रियल नेम नहीं है। जॉर्ज ऑरवेल तो इनका पेन नेम है। इनका रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर था, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसे इनके पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल लेकर ही बताऊंगा। ठीक है। जब ये जॉर्ज ऑरवेल 1 साल के थे तो इनकी मदर एडा मेबल ब्लेयर जो थी वो अपने बेटे को लेकर इंडिया से इंग्लैंड चली गई थी। जॉर्ज ऑरवेल थे, इनका जन्म कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। लेकिन जब ये 1 साल के थे तो इनकी मदर इन्हें लेकर इंग्लैंड चली गई थी और जाकर शिफ्ट हो गई थी हैनली ऑन थेम्स नाम की जगह पर, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। अब देखो, जॉर्ज ऑरवेल के अंदर जो राइटिंग टैलेंट था वो स्टार्टिंग से ही था। जब ये 4 साल के थे, जब इन्होंने हार्डली लिखना सीखा ही था, तो इन्होंने एक पोएम को कंपोज कर दिया था। जब ये 11 साल के हुए तो इनकी एक और पोएम इंग्लैंड के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई। इसके बाद इन्हें एजुकेशन के लिए कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया, हेनली ऑन थेम्स नाम की जगह पर ही। इनकी बोर्डिंग स्कूल जो हुई थी वो सेंट साइप्रियन नाम के स्कूल से हुई थी। यहां पर इन्होंने 5 सालों तक अपनी स्टडी को किया था। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जॉर्ज ऑरवेल का रीडिंग में भी स्टार्टिंग से ही बड़ा रुझान था। मतलब ये पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो इनके कुछ खास राइटर थे जिन्हें ये अक्सर पढ़ना पसंद करते थे, जैसे विलियम शेक्सपियर, जोनाथन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स रेड एंड फ्लोबर्ट। ये राइटर्स को पढ़ना बहुत पसंद करते थे। अगर हम कुछ मॉडर्न राइटर की बात करें तो जेम्स जॉइस, टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस को ये पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन इन मॉडर्न राइटर्स में से सबसे ज्यादा जो पढ़ना पसंद करते थे ये डब्ल्यू समरसेट मॉहम को पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू समरसेट मॉहम जो थे ये इस तरह की स्टोरीज को लिखते थे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, जो घुमा फिरा कर बातें नहीं करते थे। तो जॉर्ज ऑरवेल इन सारे राइटर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब जॉर्ज ऑरवेल की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो तो खस्ता थी, मतलब वो उनके पास पैसा ज्यादा नहीं था। तो जॉर्ज ऑरवेल ने स्कॉलरशिप को जीता और उन्हें 2 कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली, वेलिंगटन की और इटॉन कॉलेज की। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी फर्दर स्टडीज को इटॉन कॉलेज से किया। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की बात आई तो इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए और ना ही अपने करियर को एज ए ऑथर कंटिन्यू कर पाए। तो इनकी फैमिली के सजेशन से इन्होंने इंडियन इंपीरियल पुलिस को ज्वाइन कर लिया और इंडियन इंपीरियल पुलिस में इन्होंने 5 सालों तक काम किया। जब इनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो इन्होंने वहां से रिजाइन किया और अपने पैशन की तरफ वापस लौट आए
और अपने राइटिंग करियर को स्टार्ट कर दिया, लेकिन राइटिंग करियर में भी इन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। अब जॉर्ज ऑरवेल ने जब अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, जो कि 1933 में आया था। ये जो वर्क है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, इस वर्क के अंदर जॉर्ज ऑरवेल ने अपने स्ट्रगल को दिखाया है कि जब वो राइटर बनने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने किस तरह का स्ट्रगल जो है फेस किया था। ये अपने आप में एक मेमोर है। 1934 में इनका एक और वर्क आया जिसका नाम था बर्मिस डेज। बर्मिस डेज के अंदर जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर किया है जो एक्सपीरियंस इनका पुलिस ऑफिसर बने थे, जब ये इंडियन इंपीरियल पुलिस ऑफिसर बने थे बर्मा में, उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ इन्होंने साझा किया है। इसके बाद इनका एक वर्क आया एक क्लर्जी मैन्स डॉटर। 1935 का ये एक नॉवल है जिसमें इन्होंने एक क्लर्जी मैन की बेटी जिसका नाम डोरोथी हेयर है उसके बारे में हम लोगों को चीजें बताई हैं। 1935 में ही इनकी फर्स्ट वाइफ आइलिन के साथ इनकी मुलाकात हुई और आइलिन से इन्होंने 1936 में शादी कर ली, लेकिन इनकी वाइफ आइलिन की 1945 में डेथ हो गई थी। अब 1936 में अभी तक एज ए राइटर ये अपने आप में स्ट्रगल कर ही रहे थे, लेकिन 1936 में इन्होंने स्पेन ट्रेवल किया और वहां पर जाकर गुरिल्ला ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहां पर जाकर ये फाइटिंग सीखने लग गए, क्योंकि ये स्पेनिश सिविल वार में क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और इन्होंने पार्टिसिपेट स्पेनिश सिविल वार के अंदर किया भी, लेकिन जब ये स्पेनिश सिविल वार के अंदर थे तो इन्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। मुश्किल से ही ये बचकर आए थे, किसी तरह से अपने देश वापस बचकर आए थे और बहुत ज्यादा चोटिल हो गए थे। लेकिन वहां से लौटने के बाद इन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस। 1938 में ये बीमारी हुई, लास्ट में चलकर यही बीमारी इनकी डेथ का कारण भी बनती है। लेकिन इस पीरियड के अंदर इन्होंने अपने राइटिंग करियर को एक बार फिर से सीरियसली स्टार्ट किया और तब इन्होंने एक ऐसे एसेइस्ट, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक की तरह काम किया। तो इन्होंने एक और वर्क को लिखा जिसका नाम था द रोड ऑफ वीगन पियर। ये वर्क जो आया था 1937 में आया था जॉर्ज ऑरवेल का। इसके अलावा एक और वर्क होमेज टू कैटालोनिया, इनका एक वर्क आया जिसके अंदर इन्होंने अपने स्पेनिश सिविल वार के एक्सपीरियंस को शेयर किया है और ये वर्क इनका 1938 में आया था। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल अपनी हिम्मत को बिल्कुल नहीं हारे थे। जब इस साल के बाद 1938 के बाद अगली ही साल 1939 में जब आप लोगों के सामने वर्ल्ड वार सेकंड देखने के लिए मिला तो जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद वो एज ए राइटर स्ट्रगल तो करते ही रहे, लेकिन फाइनली उनके हाथ सक्सेस लगी जब उनका एक वर्क एनिमल फार्म्स आया। ये एक इनका एलेगोरिकल वर्क है, नोवेला है, जो कि 1945 में पब्लिश किया गया था और ये जॉर्ज ऑरवेल का मास्टरपीस भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इनका एक वर्क आया था 1984 1949 में पब्लिश हुआ, इनका बहुत फेमस वर्क है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब जॉर्ज ऑरवेल के हाथ इनकी सक्सेस लग गई थी तो इनका जो समय था यानी कि लाइफ थी वो लगभग खत्म होने वाली थी। इनको 1945 में एनिमल फार्म्स के बाद सक्सेस मिली और उसके बाद 1984 में और भी ज्यादा ये सक्सेसफुल हुए, लेकिन इनकी हेल्थ गिरती ही जा रही थी। लेकिन इनकी जिंदगी के समय में यानी कि लास्ट मोमेंट में एक लड़की से इन्हें प्यार हो गया जिसका नाम था सोनिया ब्रोनेल। इसके साथ प्यार हो गया। अपनी डेथ के 3 महीने पहले ही इन्होंने सोनिया ब्रोनेल के साथ शादी कर ली थी 1949 में। और 1950 में जॉर्ज ऑरवेल की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 21 जनवरी 1950 को डेथ हो गई थी और इन्हें ऑल सेंट्स चर्च के अंदर दफना दिया गया था। तो ये थी सारी की सारी बायोग्राफी जॉर्ज ऑरवेल की। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।